हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने सॉल्यूशन चैप्टर में, जो कि हमारा 5th लेक्चर था, हमने यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन का जो पार्ट ए है, वेट वॉल्यूम यूनिट्स, उनको पूरा कर लिया था। उसके बाद अपन ने स्टार्ट किया था पार्ट बी, वेट यूनिट्स। और वेट यूनिट्स में हमने मोलैलिटी को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था। ठीक है, मोलैलिटी। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते थे इसको आप? मौललता यानी मोललता। ठीक, तो इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। मोलैलिटी स्मॉल m बराबर मोल्स, या मोल्स वाला फॉर्मूला देख लेते अपन। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो किस में होना चाहिए था? केजी में। ये आपने मोलैलिटी का फॉर्मूला देख लिया था, और मोलैलिटी की यूनिट जो होती है मोल पर केजी, वो भी आपने जो है देख ली थी। ठीक है, अब अपन इसके बाद सेकंड पार्ट जो है हमारा वेट यूनिट्स हमारी यहां पर चल रही थी। ठीक है, तो वेट यूनिट्स में फर्स्ट मोलैलिटी को पढ़ा था। सेकंड नंबर पे अपन पढ़ने वाले मोल फ्रैक्शन को, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी हेडिंग लगा लीजिए, मोल फ्रैक्शन। सेकंड पार्ट है ये इसका, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, हिंदी में अपन इसको बोलते हैं मोल अंश। क्या बोलते हैं? मोल अंश। और इसके जो और भी नाम थे वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिए थे। मोल अंश, मोल प्रभाज, या फिर मोल भिन्न, इसको अपन बोलते हैं मोल भिन्न। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इसके डेफिनेशन मैं बोल रहा हूं। पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लें, फिर इंग्लिश में अपन बात करते हैं। विलयन में किसी भी घटक की मोल भिन्न, विलयन में किसी भी घटक की मोल भिन्न उस घटक के मोलों की संख्या को, उस घटक के मोलों की संख्या को विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या से, विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी कंपोनेंट के, विलयन के अंदर जो घटक होते हैं, दो या दो से ज्यादा, तो किसी भी एक घटक के मोल आपको दिए होंगे, दूसरे घटक के मोल आपको दिए हुए होंगे, तो हम क्या करेंगे कि कोई एक घटक के जो मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, मोल भिन्न उसकी निकालनी है, तो उसके मोल को कुल मोल से अपन विभाजित कर देंगे और प्राप्त कर लेंगे। अभी मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा और क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश में डेफिनेशन लिखे स्टूडेंट्स। द रेशियो ऑफ सेल्फ मोल, the ratio of self moles and total moles is called mole fraction, is called mole fraction। ठीक है, तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन x, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो गया? सेल्फ मोल, सेल्फ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। ठीक, हिंदी में फॉर्मूला हो गया आपका मोल अंश x बराबर
स्वयं के मोल अपॉन कुल मोल। ठीक, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए फॉर्मूला हो गया, और ये इंग्लिश में अगर बात करें अपन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन अभी जैसा कि मैंने आपको समझाया, हिंदी में अगर बात करें तो किसी भी घटक के मोल अंश को अपन क्या उसके स्वयं के मोल को कुल मोल से विभाजित करके प्राप्त कर सकते हैं। इंग्लिश में अपन ने लिखा है मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ सेल्फ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, अब एग्जांपल अपन लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो कंपोनेंट है किसी सॉल्यूशन के अंदर, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। दो घटक है, एक घटक है ए, दूसरा घटक है बी। ठीक है, घटक ए जो है उसके मोल हमारे पास क्या है N1, और इसके घटक बी है इसके मोल्स कितने हैं N2। तो देखो यहां पर टोटल मोल्स, कुल मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा N1 प्लस N2। ठीक, अब आप फाइंड आउट करना चाहते हैं यहां पर मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए कितना हो जाएगा, सिंबल क्या हो जाएगा एक्स। तो मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स के द्वारा, तो और यहां पर ए अगर मैं लिख दूंगा तो ये एक्स ए का मतलब हो गया मोल फ्रैक्शन फॉर कंपोनेंट ए, घटक ए के लिए मोल अंश। एक्स ए बराबर सेल्फ मोल अपॉन टोटल मोल। तो देखो ए का कितना मोल है N1। ठीक, सेल्फ मोल कितना हो गया N1, टोटल मोल्स कितने N1 प्लस N2, ये इसका मोल फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, और यही फॉर्मूला 2016 आरबीएससी एग्जाम में 1 नंबर में पूछा था मोल फ्रैक्शन का। तो इस तरह से फॉर्मूला और डेफिनेशन लिखनी थी और साथ में एक एग्जांपल से आपको समझाना था। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। ठीक है, तो कंपोनेंट बी के लिए एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, अब बी का मोल कितना है N2 है, तो आप यहां पे लिख दीजिए N2 अपॉन टोटल मोल क्या हो गया वही N1 प्लस N2। ये मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, ये इक्वेशन 1 दे दीजिए इसको, ये इक्वेशन 2 दे दीजिए। जो कंपोनेंट ए के लिए मोल फ्रैक्शन, ये कंपोनेंट बी के लिए मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब अगर अपन यहां पर थोड़ा इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं तो एक और रिलेशन हमारे पास फाइंड आउट होता है जिसके हेल्प से हम डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। किसी भी एक कंपोनेंट का पता है और अगर दूसरा कंपोनेंट का पता नहीं है तो अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो अब अगर अपन यहां पर एक नया रिलेशन स्टेबलाइज करते हैं, न्यूमेरिकल के लिए बता रहा हूं मैं, एक्स ए प्लस एक्स बी। ठीक है, एक्स ए और एक्स बी को आप जब यहां पर लिखोगे तो एक्स ए और एक्स बी आएगा आपके पास 1। ठीक है, ये रिलेशन आता है। अब ये कैसे आया, एक्स ए आपके पास ये रहा, एक्स बी आपके पास ये रहा। ठीक है, एक्स ए की वैल्यू है आपके पास N1, N1 प्लस N2, और यहां पर है N2, N1 प्लस N2। दोनों को आप एलसीएम लेके सोल्व करोगे, N1 प्लस N2 और यहां N2 प्लस N1 कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा 1। तो ये आपके पास रिलेशन आ गया। इस रिलेशन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अगर मान लीजिए आपको ये आपको समझने के लिए केवल याद इतना ही रखना है। ठीक है, अब इस रिलेशन की हेल्प से आपको पता है एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। यानी कि मेरे पास क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एक मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, या आपने मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने थे दो कंपोनेंट के, बट आपको एक कंपोनेंट का फाइंड आउट हो गया। जैसे दो कंपोनेंट है उनमें से एक्स ए तक आप पहुंच गए। ठीक है, तो एक्स बी के लिए आपको ये तरीका भी कर सकते हो, बट आप डायरेक्टली 1 में से लेस करके भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये एक्स ए बराबर क्या हो गया 1 माइनस एक्स बी हो गया, एक का पता है तो आपको। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो एक्स बी बराबर आप लिखना चाहो तो 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स ए।
फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल अपन बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ये है आपके पास 0.5। तो आप सीधा सीधा सॉल्वेंट के लिए क्या करोगे, 1 माइनस 0.5 कर दोगे, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। न्यूमेरिकल में और भी ज्यादा अपन आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन था। ध्यान रहे मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। अभी तक अपन ने नॉर्मेलिटी को पढ़ा है, मोलरिटी को पढ़ा है, मोलैलिटी को पढ़ा है, सबकी कोई ना कोई यूनिट है और मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट यहाँ पर नहीं है। इट्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि ऊपर भी मोल, सेल्फ मोल, नीचे भी मोल ही लिख रहे हो आप, तो मोल से मोल क्या हो जाता है, कैंसिल। इसलिए इसकी कोई यूनिट यानी कोई इकाई नहीं होती है। ठीक, तो हिंदी में एक नोट लिख लीजिए आप, मोल मोल बिन से संबंधित एक नोट लिख लीजिए। विलियन में उपस्थित सभी घटकों, विलियन में उपस्थित सभी घटकों की मोल बिन का योग इकाई होता है। इंग्लिश में लिख लीजिए, द सम ऑफ ऑल कंपोनेंट्स मोल फ्रैक्शंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज 1। द सम ऑफ ऑल कंपोनेंट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज 1। ठीक है, इसको अपन ने लैंग्वेज की फॉर्म में लिख लिया, जो रिलेशन यहाँ लिखा था आपने। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, भार प्रतिशत यानी कि वेट परसेंटेज। वेट परसेंटेज, भार प्रतिशत, ये हमने वेट यूनिट्स में 3rd नंबर पे लिखा था। तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, 100 ग्राम विलियन में घुले हुए, 100 ग्राम विलियन, विलायक नहीं लिखना, ध्यान रखिएगा, 100 ग्राम विलियन में घुले हुए विलय की ग्राम में मात्रा भार प्रतिशत कहलाती है। इंग्लिश में लिखिए, amount of solute dissolved in 100 gram solution, dissolved in 100 gram solution is called weight percentage, is called weight percentage। ठीक है, तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए डायरेक्टली, ज्यादा कुछ खास है नहीं इसमें। हिंदी में लिख लीजिए पहले आप, विलय का भार प्रतिशत बराबर विलय का ग्राम में भार बटा विलियन का ग्राम में भार इंटू 100। ठीक है,
तो हम यहां पर वेट परसेंटेज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट, और वो किसमें होगा बेटा, ग्राम में, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किसमें होगा, सॉरी, वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ग्राम में, मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपके फॉर्मूले हैं। ठीक, इसमें भी आपको कोई यूनिट नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास छोटे छोटे से टॉपिक है ये, जिनसे केवल फॉर्मूला आपको याद करना है। पीपीएम, पीपीएम के बारे में मैंने बताया था आपको, जब सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट होता है तो पार्ट्स पर मिलियन में अपन उसको रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्यूट को। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। तो सबसे पहले आप लिखिए, इफ सॉल्यूशन इज more diluted than it is used, it is used। जब विलयन अत्यधिक तनु हो तो इस इकाई को प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि इसमें अपन क्या करते हैं, पर मिलियन में कितने पार्ट्स हैं, ठीक है, देखो नाम से पता चला, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट यानी कितने भाग सॉल्यूट है पर मिलियन में, उसको अपन देखते हैं। ठीक है, जैसे आपने वेट परसेंटेज में देखा होगा, अपन ने 100 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहां पर अपन प्रति 10 लाख यानी पर 10 लाख की बात करेंगे, पर मिलियन की बात करेंगे। पीपीएम बराबर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 पावर 6। हिंदी में लिख लीजिएगा, विलेय का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान इनटू 10 पावर 6। ठीक है, इसी तरीके से 5th नंबर पे मैंने आपको बताया था पीपीबी, ये होता है क्या, पार्ट्स पर बिलियन। अब अपन और ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो इसे यूज में लेंगे, पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, पीपीबी, तो इसका भी सेम फॉर्मूला है, पीपीबी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 पावर 9। ठीक है, बिलियन और मिलियन में आप फर्क देख लेना अपने आप में, 10 की पावर 6 और 10 की पावर 9। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन कंप्लीट होती है बेटा, जिसमें पहला था वेट वॉल्यूम यूनिट्स, दूसरा था वेट यूनिट्स। अभी अपन यहाँ पर एक समरी के रूप में पढ़ लेते हैं दोबारा से, फिर आगे इनकी न्यूमेरिकल्स की अपन प्रैक्टिस करेंगे। देखो, हमने यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन को पढ़ा, दो कैटेगरी में अपन ने पढ़ा, वेट वॉल्यूम यूनिट्स, दूसरा पढ़ा वेट यूनिट्स। वेट वॉल्यूम यूनिट्स आर दोज यूनिट इन विच सॉल्यूट इज टेकन बाय वेट एंड solvent oblique solution is taken by volume. Weight units are those in which both solute and solvent oblique solution are taken as by weight, known as a weight units. हिंदी में अपन कहने का मतलब इतना समझेंगे कि इसमें क्या होता है, सॉल्यूट को बाय वेट लिया जाता है, यानी सॉल्यूट का वेट किया जाएगा और सॉल्यूशन जो है या सॉल्वेंट जो है उसका आयतन यानी कि वॉल्यूम लिया जाएगा। यहाँ पर दोनों का ही भार लिया जाता है। तो ये हमारे पास वेट वॉल्यूम और वेट यूनिट्स थी। इनके अंदर हमने इसके सब टाइप्स पढ़े थे। सबसे पहले हमने नॉर्मेलिटी को पढ़ा, फिर नॉर्मेलिटी के बाद हमने मोलरिटी को पढ़ा। इसके अंदर अपन ने मोलरिटी स्मॉल m को पढ़ा,
ठीक है, मोल फ्रैक्शन एक्स को पढ़ा, उसके बाद अपन ने यहां पर वेट परसेंटेज को पढ़ा, ठीक है, उसके अलावा अपन ने पीपीएम को पढ़ा, उसके अलावा अपन ने पीपीबी को पढ़ा, ठीक है। अब अपन यहां पर इन सभी के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, ठीक है, क्वेश्चन को आप अच्छे से सोचिएगा और उसके बाद ही सॉल्व करना। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, 10 ग्राम sugar dissolved in 90 gram water, dissolved in 90 gram H2, then what will be weight percentage, what will be weight percentage of solution। हिंदी में लिखे बच्चे, 10 ग्राम शक्कर को 90 ग्राम जल में घोलने पर, 10 ग्राम शक्कर को 90 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विलयन का भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ट्राई करो आप खुद से। तो देखो बच्चों, ये न्यूमेरिकल करना था आपको, आपने किया भी होगा। जिन बच्चों का सही हुआ वो भी देखें और जिन बच्चों का गलत हुआ वो भी देखें। क्वेश्चन को किस तरह से आपको अप्रोच करना होता है। देखो यहाँ पे आपको 10 ग्राम क्या दे रखा है, शुगर, और 90 ग्राम क्या दे रखा है, वाटर। जाहिर सी बात है जो लेस अमाउंट में वो कौन है, सॉल्यूट। जो एक्सेसिव अमाउंट में कौन है, सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या हो गया आपका, सॉल्यूशन यानी टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, 90 प्लस, पहले सॉल्यूट को लिख लें 10 ग्राम। ठीक है, आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा ना पहले। सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर टोटल आप वेट निकालोगे तो दोनों कंपोनेंट का जो वेट होगा वही किसका होगा, सॉल्यूशन का वेट होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कितना है, ये 10 ग्राम है और ये कितना है, 90 ग्राम है। तो कितना हो गया, 100 ग्राम। ये क्या हो गया आपके पास, सॉल्यूशन। ठीक, सॉल्यूशन का वेट हो गया आपका। अब दूसरा आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है बेटा क्वेश्चन में, 10 ग्राम। और आपसे पूछा क्या है, वेट परसेंटेज। अभी भी बताया था मैंने, भार प्रतिशत। वेट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट ऑब्लिक, सॉरी, मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट यहां पे नहीं लिखा जाएगा, सॉल्वेंट केवल उसी केस में लिखा जाएगा जब मोलेलिटी की बात करेंगे। तो ये कितना, 100 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ गया, 10%। यह आपका आंसर हो गया। तो यहां पर वेट परसेंटेज कितना होगा, 10%। और यहां पर अपन को इसको प्रॉपर यूनिट के साथ रिप्रेजेंट करें तो अपन क्या लिखेंगे,
10% W अपॉन W, ये इसका प्रॉपर आंसर हो गया। W अपॉन W का मतलब क्या समझे आप, वेट यूनिट के अंदर लिया गया है इसको, और वेट परसेंटेज, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल को अपन अगले वीडियो में करेंगे। आप इस न्यूमेरिकल को दोबारा से देख सकते हैं। 10 ग्राम शुगर दिया था आपको जो कि सॉल्यूट है, 90 ग्राम आपको क्या दिया था, सॉल्वेंट। याद रखना 90 ग्राम सॉल्वेंट है, ऐसा नहीं कहा आपको कि सॉल्यूशन में डिजोल्व किया जा रहा है। आपको क्वेश्चन में कहा गया है 10 ग्राम शुगर डिजोल्व इनटू 90 ग्राम वाटर। डायरेक्टली आपको अगर सॉल्यूशन दिया होता 100 ग्राम तो फिर अपन को यहाँ पे प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमने जाहिर सी बात है, हमारे पास फॉर्मूले में क्या होता है, वेट परसेंटेज का फॉर्मूला आप अपने नोटबुक में देखिएगा, जो भी अपन ने लिखा है नोट्स में देखिएगा प्रीवियस लेक्चर में, कि आपको मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो वेट ऑफ सॉल्यूट तो आपको दे रखा है, अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये टोटली आपका आंसर आ गया। ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे और भी न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे।